हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नए वीडियो के साथ। मैं आपको हिंदी जो हिंदी होती है, कंपटीशन में हिंदी आती है, तो हिंदी की क्लास देने वाला हूँ आज। तो हिंदी की क्लास होगी, तो हिंदी की क्लास में हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो ये क्लास जो होगी वो क्लास 1 होगी, ठीक है। और इसमें जो हम बात करेंगे अध्याय 1 की बात करेंगे। तो क्लास 1 में हम लोग विभिन्न बेसिक चीज़ें, मूलभूत जानकारियाँ पढ़ेंगे कि मूलभूत जानकारियाँ क्या होती हैं हिंदी की, ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते हुए हम आगे हिंदी को समझेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं हिंदी की परीक्षा में। हिंदी की परीक्षा से हिंदी विषय से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी हाल फिलहाल राजस्थान की जो परीक्षा होने वाली है राजस्थान की, तो राजस्थान की परीक्षा के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हिंदी आती है। साथ ही साथ एमपी की जो परीक्षा होने वाली है पीसीएस की, उसमें भी लगभग हिंदी आती है, तो भी हो जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान का जो जेएलओ है, राजस्थान की जो परीक्षा है जिसमें राजस्थान जेएलओ लीगल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें 150 प्रश्न जो आते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर में, तो उसके लिए भी मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन जो है जूनियर लीगल ऑफिसर में 75 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, तो आप उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं और इससे संबंधित अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो यूपीएससी का जो पेपर होता है, जिसमें कंपलसरी एक आवश्यक पेपर के रूप में रखा गया है, आवश्यक पेपर है जिसका हिंदी का, जिसको आप चुन सकते हैं अन्य भाषाओं में। तो हिंदी भाषी के लिए हिंदी भाषा में जो पेपर देते हैं, हिंदी का जो पेपर देते हैं, उसके लिए भी मेंस की मुख्य परीक्षा जो होती है मेंस की, उसके लिए भी आप हिंदी देख सकते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं हिंदी के लिए। ये सारी मैंने बातें बता दी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाया करे, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाओ। तो ये जो है विदाउट फीस है, विदाउट पे है, विदाउट पेड है ये क्लास। इसकी कोई फीस नहीं है और आप इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला होती है, हम पहले हिंदी वर्णमाला से शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला से शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की कहानी होती है। तो स्वर जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, स्वर के दो पार्ट्स होते हैं और व्यंजन के 5 पार्ट्स होते हैं। तो व्यंजन के 5 प्रकार कह सकते हैं और स्वर के 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 टाइप में वर्णमाला बटी होती है, स्वर और व्यंजन में। तो हिंदी वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं, तो 2 टाइप में बटी होती है, व्यंजन और स्वर में। तो स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व ह्रस्व स्वर में और दीर्घ स्वर में बटी होती हैं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो और व्यंजन होते हैं वो उसको नंबर 1 या 1 नंबर दे सकते हैं या दूसरा। ऐसे ही यहाँ पहला नंबर जो होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन का, दूसरा जो होता है वो होता है अंतःस्थ व्यंजन का, तीसरा होता है वो ऊष्म व्यंजन का होता है और चौथा होता है वो होता है आगत का। आगत का मतलब लिया गया, आगत का अर्थ होता है लिया गया। और जो पांचवा होता है उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ये होता है संयुक्त व्यंजन। तो ह्रस्व जो स्वर होता है उसमें जो स्वरों की संख्या होती है 4
और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ठीक, इसमें 4 कौन कौन से होते हैं देखते हैं। 1 2 3 4। इसमें होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये इसमें ऋषि होते हैं। और आगे इसको पेन को मैं चेंज कर ले रहा हूँ। इसमें होते हैं 7। उसमें कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो ये इसमें जो होते हैं वो 7 होते हैं दीर्घ स्वर में। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कौन कौन से होते हैं देखते हैं। इसमें होता है बड़ा आ, बड़ा के बाद बड़ी ई, बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ, बड़ी ऊ के बाद छोटी ए, छोटी ए के बाद बड़ी ए, बड़ी ए के बाद छोटा ओ, छोटा ओ के बाद बड़ा ऊ। इस तरीके से ये दीर्घ स्वर होते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। इसमें 2 चीज होती हैं। कौन कौन सी? एक तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, ये इसमें लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। और साथ ही साथ होता है क्या, तथा या फिर कह सकते हैं या। इसमें और 2 अक्षर और होते हैं जिसको अंगाबिंदी और डाढ़क्कन कहते हैं। तो ये 2 अक्षर मिला के यहाँ जो अक्षरों की संख्या होती है, इनको अगर जोड़ देते हैं तो हो जाती है 27। और अगर इनको नहीं जोड़ते हैं, बिना जोड़े इसको बात करते हैं तो होते हैं 25। तो इस तरीके से ये स्पर्श व्यंजन होता है। अंतःस्थ इसके होते हैं 4 पार्ट्स। 1 2 3 4 4 इसके होते हैं अक्षर। तो या, रा, ला और वा। तो या, रा, ला, वा ये अंतःस्थल होते हैं, अंतःस्थ होते हैं, अंतःस्थ होते हैं। ऊष्म नहीं, अंतःस्थ होते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ रह गया था ऊष्म नहीं। इट्स मिस्टेक बाय मी, ये मैंने देख नहीं पाया था। यहाँ ऊष्म ऊष्म कर लेते हैं सही से। तो यहाँ ऊष्म होता है, ठीक है, ऊष्म। तो ये अंतःस्थ की बात है। ऊष्म में होते हैं 4, श, स, श और हा। ये इसके हैं ऊष्म के, ठीक है। तो ये ऊष्म के हैं। आगत में होता है ज और नुक्ता लगा होता है। और उसके बाद फा, इसमें भी नुक्ता लगा होता है। इसके 2 होते हैं संख्या, इसकी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन के 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्षेत्रीय वाला क्षत्रिय, एक त्र, एक होता है ज्ञान और एक होता है श्री। ये होते हैं 4। तो अगर इसको सही से जोड़ें तो टोटल हो जाते हैं कितने? 11 तो हो गए ये, 4 7 तो 11 हो गए स्वर। स्वरों की संख्या होगी 11, ठीक। वहीं व्यंजनों की संख्या जो अगर जोड़ें तो व्यंजनों की संख्या हो गई हमारी 33। 33 में जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? ऊष्म स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। साथ ही साथ स्पर्श के साथ अंतःस्थ है। और तीसरा जो है वो ऊष्म व्यंजन। और ये 2 और जुड़ जाते हैं और ये 4 और जुड़ जाते हैं। अगर इसमें ये डाढ़क्कन और अंगाबिंदी और डाढ़क्कन जोड़ दें तो ये हो जाते हैं 35, प्लस 2 और कर दें तो हो जाएंगे 35। 35 और 2 होते हैं 37। 37 और 4 जोड़ दें तो हो जाते हैं 41। इस तरीके से ये जो संख्या बनती है वो 41 की बनती है। तो व्यंजनों की संख्या अगर जोड़ लें फिर से तो वर्णमाला जो बनती है, वर्णमाला जो बनी वो 2 तरीके से, एक तो स्वर हो गया और एक हो गया व्यंजन। एक स्वर और व्यंजन। तो स्वर हो गए हमारे पास 11, व्यंजन हो गए 41 और टोटल जो अक्षर बने वो बने 52। तो टोटल जो अक्षर बने वो हमारे बने 52, ठीक। तो 52 अक्षरों की वर्णमाला होती है। 52 अक्षरों की हमारे पास वर्णमाला प्राप्त होती है। तो ये तो रहा वर्णमाला का थोड़ा सा हल्का इंट्रोडक्शन। अगर इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं
तो अब बात करते हैं कि स्वर आखिर में होते क्या हैं। अगर स्वर की डेफिनेशन पढ़ी जाए कि स्वर आखिर में होते क्या हैं, तो जिन वर्णों का, कह सकते हैं वर्णों का जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाता है तथा बिना किसी अक्षर की सहायता के किया जाता है बिना किसी अक्षर की सहायता के किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, किया जाता है, उसी को स्वर कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। बिना किसी सहायता के, किसी अक्षर की सहायता के किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्वर कहते हैं। ठीक, तो स्वर कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन का मतलब क्या होता है, बिना स्वरों की सहायता के जिन अक्षरों का उच्चारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये दोनों बात याद करने वाली है, व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। व्यंजन हो गया। अब जब ये इतनी बात होगी तो अब आगे चलते हैं, तो अब देख लेते हैं कि और क्या क्या बात होती है। तो स्वरों को अगर लिखना चाहें तो स्वर कितने हैं, 11 हैं। अगर इनको लिखना चाहें तो छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ऊ। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास बनते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे पास जो है बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इस तरीके से बन जाते हैं, प्लस एक और बनता है जिसको हम ऋषि कहते हैं, तो ये 11 बन जाते हैं। तो अब हमारे पास स्वर कितने हो गए, हमारे पास स्वर जो हो गए वो हो गए 11। वहीं अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन हमारे पास, अब इसमें स्वरों के बाद एक चीज और आती है जिसको अनुस्वर बोलते हैं, जो स्वर की श्रेणी में नहीं आता। अनुस्वर होता है छोटी अंग, और एक होता है अनुनासिक अनुनासिक जो होता है उसको बड़ी अंक बोलते हैं। तो ये दोनों ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, अगर इनको मिला के भी टोटल बात करी जाए, स्वर होते हैं 11, अनुस्वर और अनुनासिक को बुला दें तो 11 प्लस हो जाएंगे आपके 2 बराबर 13। इस तरीके से आपके पास इन 13 अक्षरों को मिलाकर कभी कभी परीक्षा में कुल स्वरों की संख्या पूछ लेता है। तो कुल स्वरों की संख्या पूछ लेता है, तो ये आपको कुल स्वरों की संख्या बतानी है। परंतु वैसे अगर स्वर कितने हैं, सिंपल तरीके से, साधारण प्रकार से जो स्वरों की संख्या है वो स्वरों की संख्या 11 है। ये बात याद रखनी है, बहुत बार परीक्षा में पूछ गई है। अब थोड़ी सी 1 2 आगत ध्वनियां होती हैं। आगत का मतलब होता है ली गई, जो हिंदी वर्णमाला में नहीं थी पहले, हिंदी में नहीं थी, या कह लो संस्कृत में नहीं थी,
वो बाहर से ली गई हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार आ गई। जैसे कि अर्धचंद्र होता है, अर्धचंद्र होता है, ठीक है। तो अर्धचंद्र होता है, जानते ही हो अर्धचंद्र कैसे बनता है। अर्धचंद्र ऐसे बनता है, कैसे बनता है, आपने देखा होगा आधा चांद बनता है ऐसे। एक बात। नंबर दूसरी बात, नुक्ता सुना होगा, नुक्ता, ये मैंने का पे लगा दिया नुक्ता, इसको ऐसे करके लगाते हैं, ये नुक्ता है। तो ये आगत ध्वनियां है, तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे अब थोड़ी सी और बात डिटेल में कर लेते हैं, कि डिटेल में कर लेते हैं आखिर में, कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, पूछ ले कोई। तो जो ह्रस्व स्वर हैं, इसको हा ह्रस्व स्वर हैं, तो वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद मूल स्वर पूछ लेता है, एक बार पूछा था, मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो मूल स्वर भी यही है, तो मूल स्वर भी यही है और ह्रस्व स्वर भी यही है। तो ये वाली बात याद रखनी है कि मूल स्वर और ह्रस्व स्वर क्या है। उसके बाद दीर्घ स्वर की बात कर ली हमने, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोबारा। दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ा बड़ी, बड़े बड़ा बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये जो है ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। उसके बाद दीर्घ संधि स्वर एक बार पूछ लिया था, कि दीर्घ संधि स्वर क्या है, तो दीर्घ संधि स्वर क्या है, एक बार पूछ लिया था दीर्घ संधि स्वर क्या है। तो बड़ा आ, बड़ा आ के बाद दीर्घ संधि स्वर बड़ा आ, बड़ी बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद एक और जो बचता है उसको हम कहते हैं बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि स्वर है। उसके बाद अगर और चलें तो संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की बात कर ले रहे हैं। तो संयुक्त जो स्वर हैं वो आपके कौन कौन से हैं, मैंने ऊपर बताया था कि जैसे संयुक्त स्वर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसको याद रखना है कि ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर। तो ये परीक्षा में एक बार और पूछ लिया था कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। अब आगे चलते हैं आगत स्वर। मैंने बताया था आगत का मतलब लिया गया, तो ओ आपने सुना होगा ओ, तो बड़ा आ और आप पे आधा चंद्र, तो ये दोनों एक ही है, तो इसको आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर के बाद अग्र स्वर की बात कर ले रहे हैं। अग्र स्वर क्या होते हैं, सारी बात करा बताऊंगा कि अग्र स्वर क्या होते हैं, पश्व क्या होते हैं, ठीक है, मध्य क्या होते हैं। अग्र स्वर छोटी ई, छोटी की बात बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये अग्र स्वर है। अग्र स्वर के बाद मध्य स्वर होते हैं। मध्य स्वर क्या क्या होते हैं, मध्य स्वर में छोटा आ, और उसके बाद पश्य स्वर होते हैं। पश्य स्वर, पश्य स्वर, तो पश्व का मतलब पीछे के स्वर। पीछे के स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद छोटा ओ, छोटा ओ के बाद बड़ा ओ, बड़ा ओ के बाद आ होता है, ठीक है। इतनी मैंने बात कर दी। अब आगे चलते हैं। तो अगर बाकी तो हमने बात कर ही ली है ऊपर कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो अब व्यंजन की बात कर ले रहे हैं कि अंत्य स्थल व्यंजन क्या होते हैं, है ना, और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, वो मैंने ऊपर बात कर ली थी। उक्षिप्त व्यंजन और होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, पहले तो बाद में बात करेंगे, पहले इनकी संख्या है, ये 2 है, उक्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। उसके बाद उक्षिप्त व्यंजन हो गए, तो वैसे कुल व्यंजन
कुल व्यंजन जो है, व्यंजन जो है वो अभी मैंने बताया था 41 है। कुल व्यंजन या मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन, कुल व्यंजन 41 है। और अभी मूल व्यंजन की बात कर ले तो मैंने बताया था मूल व्यंजन जो है वो 33 है। मूल व्यंजन 33 है और कुल व्यंजन 41 है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था ऊपर कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 है। ठीक। उसके बाद मैंने उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या बताई थी जो दो है, अंगाबिंदी और ढड़क्कन। ठीक है, तो मैंने वो बात भी आपको बता दी। अब हम आगे चलते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है, जो संयुक्त व्यंजन किन किन दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, तो संयुक्त व्यंजन जो होता है, संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं, व्यंजन किन किन दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। तो एक तो पहले तो होता है छ, फिर होता है त्र, फिर होता है ज्ञान, ज्ञानी, उसके बाद होता है श्री। तो इसकी हम बात कर ले रहे हैं। तो ये किस किस से मिलके बनता है, ये आधा तो का बनता है प्लस पूरा रारथ, तो बन जाता है ये छ। उसके बाद त्रा किस किस से बनता है, ये आधा तो त्रा बनता है प्लस पूरा रा बनता है। ज्ञानी किन से बनता है, जा जलेबी से बनता है प्लस चूलक यहाँ से बनता है। उसके बाद शरा किससे बनता है, आधा शाह से बनता है प्लस रा से बनता है। इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन का निर्माण हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं संयुक्त व्यंजन के बाद कि अब जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के प्रकार होते हैं, कुछ व्यंजन के कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो इसके 5 प्रकार होते हैं। एक तो होता है का वर्ग, एक होता है का वर्ग के बाद एक होता है चा वर्ग, का वर्ग के बाद होता है चा वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग के बाद होता है एक टा वर्ग, टा वर्ग के बाद होता है एक ता वर्ग, वर्ग, वर्ग डिवाइड कर दिए गए हैं, बताऊंगा। एक होता है पा वर्ग कि ये, इनको जो है उच्चारण की दृष्टि से, अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं, अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं, वर्ड, तो वर्ड को हम उच्चारण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, उच्चारण की दृष्टि से ज्ञात कर रहे हैं कि वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, होते हैं। इतनी बात हमें याद रखनी है कि अभी हम उच्चारण की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि वर्ड क्या होते हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से आते हैं इसकी और बात कर ले रहे हैं। का वर्ग में क ख ग घ इंगा आता है, का ख ग घ और इंगा आता है। क्या क्या आता है, क ख ग घ इंगा आता है, क ख ग घ और इंगा। याद रखना कि ये हलंत लगा है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर शामिल नहीं है, अभी बिना स्वर के हैं ये। जब स्वर शामिल कर लेते हैं तो बिना स्वर का ऐसे होता है, और जब स्वर शामिल कर लेते हैं तो ऐसे बन जाता है पूरा का। तो नीचे ये हलंत लगा होता है, इसका मतलब आधा, आधा मतलब व्यंजन, व्यंजन है ये पूरा। और इसको मिला देते हैं तो ये पूरा हो गया, इसमें स्वर भी शामिल है प्लस व्यंजन भी शामिल है। ये वाली बात याद रखनी है। तो का वर्ग में पढ़ लिया था। का वर्ग के बाद अब हम चा वर्ग पे चलते हैं, वहाँ जगह नहीं थी। चा वर्ग व्यंजन, चा वर्ग का व्यंजन जो होता है उसको हम चा, छा, च छ ज और झा और चुलकियाँ के नाम से जानते हैं। चा वर्ग के बाद फिर आता है टा वर्ग। टा वर्ग के व्यंजनों की बात करते हैं तो ट, ठ, ड, ढड़कन, फिर उसके बाद अड़ा, अड़ा, और और भी होता है जो अड़ा बनी होती है वो आधे, जो अड़ा बनी होती है वो ड और धड़कन से बनी होती है आधे से। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है, जो अड़ा खाली है। टा वर्ग के बाद जो आता है वो पा वर्ग आता है। पा वर्ग के व्यंजन, पा वर्ग के व्यंजन की बात कर ले रहे हैं तो पा से शुरू करेंगे, पा, फा, बा,
भा और मा, इस तरीके से ये पा वर्ग के हैं। तो मैंने 5 ये त, का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग रह गया था। टा के बाद ता, तो ता वर्ग और कर दे रहे हैं। 5 वर्ग होते हैं। ता में होते ता, ता तलवार, ता के बाद था थर्मस, था, धा वर्ग, धा व्यंजन और धा धनुष और ना नल। इस तरीके से ये व्यंजन हो गए। तो मैंने 5 व्यंजनों के प्रकारों की बात कर दी। अब क्या होता है कि व्यंजन जो होता है वो बात कर ले रहे हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन भी मैंने ऊपर बता दिए, अंतःस्थ व्यंजन बता दिए, संयुक्त व्यंजन बता दिए। अर्ध स्वर की बात कर ले रहा हूँ। जो अर्ध स्वर है, कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि अर्ध स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए बात कर ले रहे हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। ये 2 होते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है या और दूसरा होता है वा। इन दोनों को याद रखेंगे, ये अर्ध स्वर व्यंजन होते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन के बाद एक लुंठित व्यंजन भी कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि लुंठित व्यंजन क्या होता है? तो लुंठित व्यंजन को भी हमने पढ़ा होगा। तो लुंठित व्यंजन होता है वो रारत होता है, र, र, तो रा होता है। एक और होता है तीसरे पे लुंठित के बाद पार्श्विक व्यंजन। वैसे पूछता नहीं है, पर पेपर अगर कठिन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ये ला होता है, ला। अब आगे चलते हैं कि अब इनका उच्चारण किस तरीके से करा जाता है वो और देख लेते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से क्या, कैसे उच्चारण किया जाता है। तो उच्चारण के स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण का स्थान पढ़ते हैं कि स्वरों का आखिर में वर्गीकरण कैसे करते हैं और उच्चारण का क्या स्थान होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग। तो स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं और उच्चारण का स्थान क्या होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि आखिर में स्वरों का वर्गीकरण क्या होगा और साथ ही साथ वर्गीकरण तथा स्थान। ऐसे ही स्वरों का वर्गीकरण और स्थान, ऐसे ही व्यंजन का वर्गीकरण एवं स्थान। तो स्वर का वर्गीकरण और स्थान और व्यंजन का वर्गीकरण एवं स्थान की बात कर ले रहे हैं। तो पहले तो कुछ चीजें होती हैं जिसको कंठ कहते हैं। कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य, ठीक है, ओष्ठ। तो कंठ का पहले समझते हैं। कंठ, कंठ का मतलब कंठ्य से होता है। कंठ्य का मतलब कंठ्य से होता है, नंबर 1। वैसे तो कंठ्य पहले लिखना चाहिए था, कंठ्य। कंठ को कंठ बोलते हैं, कंठ को कंठ बोलते हैं। तो ये जो इसका जो होता है वो, इसको इसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, तो दोबारा से लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। तो वैसे कंठ्य होता है, वास्तव में कंठ्य होता है। तो इसको जो बोलते हैं उच्चारण का स्थान होता है, नाम है, वर्ण का नाम है, वर्ण का नाम है ये। और समझने के लिए, कंठ जो है वर्ण का नाम है और स्थान कहाँ होगा? तो स्थान इसका कंठ पे होगा। वर्ण है कंठ व्यंजन, ठीक है, कंठ वर्ण। कंठ वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर आ सकता है, कंठ वर्ण होता है। तो कंठ वर्ण में क्या क्या आते हैं पहले तो लिख ले रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है कंठ वर्ण में? छोटा आ, बड़ा आ, अनुनासिक, क, ख, ग, घ, इंगा, इंगा के बाद ह, इंगा, ह। इतने इतने आते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है कंठ में?
तो इसमें इसमें ह्रस्व स्वर भी आता है, ह्रस्व स्वर भी आता है इसमें। एक नंबर, इसमें ह्रस्व स्वर के बाद इसमें दीर्घ स्वर भी आता है। नंबर 3, दीर्घ स्वर के बाद अनु मौखिक स्वर भी कह सकते हैं, या निरानासिक या मौखिक स्वर या अनुनासिक कह सकते हैं, तो अनुनासिक भी आता है। निरानासिक कह लो, निरानासिक। और इसमें अनुनासिक भी आता है, अनुनासिक भी आता है, अनुनासिक भी आता है। इतनी चीज आती है इसमें। अनुनासिक में कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आता है अंग और छोटी अंग और आंग, ये भी आता है। जो निरानासिक है या मौखिक स्वर है, इसको मौखिक स्वर भी कहीं कहीं बोलते हैं। मौखिक स्वर सारी चीज बता दे रहा हूँ, कहीं कोई चीज छूटे नहीं। तो इसमें छोटा आ और बड़ा आ आते हैं। दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ में बड़ी मात्रा लगती है, याद रखना, तो बड़ा आएगा। और ह्रस्व स्वर होता है, उसमें छोटा आ आता है। तो इतनी जो सारी चीजें हैं वो कंठ वर्ण कहलाते हैं। इतनी जो चीजें हैं वो कंठ वर्ण, क्योंकि स्थान इसका कंठ होता है, कंठ से बोलते हैं अ आ। तो ये जो कंठ है, अंदर का जो गला होता है, गले की हड्डी जो निकली होती है वो कंठ बोलते हैं। अ आ अंग आ, ये सब जो है कंठ है। कंठ के बाद हम दूसरे पे चलते हैं। वर्ण का नाम पहले लिखते हैं, वर्ण का नाम, अब कंफ्यूजन ना हो। अब पढ़ते हैं तालव्य। तालुव्य, तालुव्य वर्ण, वर्ण का नाम है तालुव्य वर्ण, वर्ण का नाम है तालुव्य वर्ण। तो तालुव्य कहाँ पे होता है, जिसको हम तालु स्थान होता है इसका, तालु कहाँ होता है, तो जो मुंह होता है, मुंह के ऊपर, मुंह के भीतर की जो ऊपर कह लो, जो भीतर कह लो, मुंह के भीतर के जो जो दाढ़ होती है नीचे, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, जो छत होती है, छत कह लो, या जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर जीभ से ऊपर, जो ऊपर जीभ के ऊपर जो छत होती है, छत का जो नीचे का हिस्सा होता है, एक तो छत ऊपर होती है, एक छत नीचे, छत का नीचे का हिस्सा होता है, किसी का अगर समझें तो छत के नीचे के हिस्से से जो बोलेंगे जीभ को लगाते हुए, वो तालु है, वो तालु है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे इसकी बात समझ ले रहे हैं। तो एक तरफ लिख रहे हैं ह्रस्व स्वर, एक तरफ लिख रहे हैं ह्रस्व स्वर, इसको बिगाड़ दे रहा हूं। तो एक तरफ लिख रहे हैं ह्रस्व स्वर और लिख रहे हैं दीर्घ स्वर। देख ले रहे हैं इसमें क्या कहेगा, दीर्घ। और इसमें निरानासिक या निरानासिक, निरानासिक, निराना अनुनासिक वैसे तो होता है, ठीक है, कहीं कहीं निरानासिक और अनुनासिक भी लिखते हैं, अनुनासिक। और चौथा लिखते हैं कंप्लीट अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक, तो यहाँ अगर लिख गया यहाँ, तो यहाँ बिगाड़ा दे रहे हैं, तो अनुनासिक, इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ और निरानासिक, नासिक, निरानासिक, अनुनासिक, ये सारी चीजें होती हैं। अब तालु में ये देख ले रहे हैं कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर में छोटी ई, छोटी ई के बाद दीर्घ स्वर में तो बड़ा हो गया, तो बड़ी ई। बोल के दिखाओ, जैसे ई, ई, तो ये तालु से चिपका के ई, तो वहां उसको जो है छत का पिछला भाग है ई, छत का जो नीचे का पिछला भाग, और लिख ले रहे हैं पिछला भाग, उसको प्रयोग करते बोलते ई आ, है ना। तो ये सारी बातें हमें सीखनी है। और छोटी ई, और अनुनासिक में कभी कभी बड़ी ई भी पहुंच जाती है, तो इसको भी हम देख ले रहे हैं। इंग, इंग, इसको पढ़ा होगा, इंग, इंग, ये आपने पढ़ा होगा इंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं।
अब तालु के बाद मूर्धन्य पढ़ ले रहे हैं, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य की बात कर लें, धाधनुष। मूर्धन्य की बात कर ले रहे हैं, मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण की जो होता है वो क्या क्या होता है, मूर्धन्य वर्ण की बात कर ले रहे हैं। तो मूर्धन्य में मुंह के भीतर की छत का अगला भाग वो लगता है। तो इसमें कंठ और तालु और ओष्ठ और कंठ कभी कभी मिले होते हैं मूर्धन्य में। तो मुंह के, कह सकते हैं मुंह के भीतर तालु का अगला भाग लगा होता है। अगला भाग, ये बात याद रखनी है, तालु का अगला भाग प्रयोग होता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं? तो इसमें दो तरीके के बनते हैं। तो एक तो कंठ और तालु मिलता है। इसमें दो तरीके से अक्षरों का वर्ण का जो है उच्चारण किया जाता है। एक तो होता है कंठ प्लस तालु, एक होता है कंठ प्लस तालु। एक कंठ प्लस तालु हो गया, जिसको कंठ तालव्य बोलते हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और दूसरा हो गया, दूसरे को बोलते हैं ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ। तो इसको बोलते हैं कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ या 66 कोण है, कंठोष्ठ्य। ठीक है, कंठोष्ठ्य। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें एक तो ऋषि होता है, इनमें जो होता है वो क्या क्या होता है, हर्ष स्वर में। तो हर्ष स्वर में तो ऋषि होता है, ये जो है हर्ष स्वर का है। ठीक है, हर्ष स्वर का, हर्ष स्वर का ऋषि हो गया। उसके बाद दीर्घ स्वर भी आ जाते हैं इसमें। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की अगर बात करें कि मूर्धन्य वर्ण में दीर्घ स्वर आते हैं, तो दीर्घ स्वर आ जाते हैं कौन कौन से? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये भी आ जाते हैं इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो है बड़ा ओ, ये मूर्धन्य है। बाकी के ना तो अनुनासिका था, वो वहीं के वहीं खत्म हो गए। और अब चौथे नंबर पे जो बात चलती है वो होता है ओष्ठ। ओठों से बोलते हैं, ओष्ठ वर्ण। तो ओष्ठ, ओष्ठ या ओठ, ओठ, ओंठ होते हैं, बता ओंठ, ओंठ लिखा जाता है, कहीं कहीं ओष्ठ लिखा जाता है। तो जो होठों से बोलते हैं वो उसको ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन आता है? छोटा ऊ आता है, और दीर्घ स्वर में आता है बड़ा ऊ। तो इस तरीके से हम इसको जो है उच्चारण करते हैं। साथ ही साथ ये हमने अभी जो है उच्चारण पढ़ा है, ये जो पढ़ा है, जो हमने स्वरों का पढ़ा है। अब साथ ही साथ हम व्यंजनों का भी जो है उच्चारण करेंगे और उच्चारण सीखेंगे कि व्यंजनों का भी उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बता रहा हूँ, वो जो चीज़ें हैं ये सब, तो ये हिंदी वर्णमाला की क्लास है, क्लास 1, लेक्चर नंबर 1। तो क्लास 1, अब हम इसमें जो है, अब हम इसमें थोड़ी सी बात को और करते हुए व्यंजन की तरफ चलते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण कैसे किया जाता है। उसमें हम चलते हैं कि व्यंजनों का, व्यंजनों का, मैं पेन को इसको छोटा कर ले रहा हूँ, व्यंजनों का उच्चारण, उच्चारण कैसे किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो व्यंजन में तो 3 होते हैं। एक होता, उसमें व्यंजन में चलता है एक अघोष, अघोष को अल्प प्राण। एक होता अघोष महाप्राण, इसको बिगाड़ दे रहा हूं मैं। एक होता अघोष महाप्राण, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण
एक होता है सघोष, सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण। उसके बाद सघोष अल्प प्राण और नासिक्य, सघोष अल्प प्राण और नासिक्य। इस तरीके से ये जो है, ये अक्षरों का जो है एक कह सकते हैं, इसको बिगाड़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ। और यहाँ थोड़ी सी जगह को मैं सेट करते हुए एक चीज छूट रही थी, तो अघोष लिख दे रहा हूँ, अघोष। यहाँ अल्प प्राण और यहाँ जो है उच्चारण का स्थान लिख दे रहा हूँ, उच्चारण का स्थान। तो इस तरीके से हम इसको एक टेबल के माध्यम से समझ लेंगे आराम से, तो ये जो है टेबल बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं उच्चारण का स्थान कंठ। तो कंठ का मतलब कंठ हो गया, तो वो जो वर्ड का नाम होगा वो कंठ्य वर्ड हो जाएगा। तो उच्चारण का स्थान कंठ है, तो कंठ्य वर्ड, इतनी बात तो आपको समझ में आनी पड़ेगी। और तालुस होगा तो तालव्य, और मूर्धा होगा, मूर्धा का मतलब मुंह के भीतर की छत जो होती है उसका अगला भाग होता है, वो मूर्धा कहलाता है, तो मूर्धन्य। और दांत से बोलेंगे तो दंत्य, और ओठों से मिला के बोलेंगे ओष्ठ्य, तालु की अगला भाग से बोलेंगे तो तालव्य। ठीक है, और दंत प्लस मसूड़े से बोलेंगे तो वर्षव्य, और ऊपर के दांत और निचला ओठ को दंतोष्ठ। तो मुंह के पिछले भाग, मुंह के भीतर जो होता है मुंह और छत होती है अगला भाग, तो मूर्धन्य। और स्वर यंत्र से स्वर यंत्रीय और उत्क्षिप्त व्यंजन। इतनी हम बात अभी जल्दी से इसको हम कर ले रहे हैं। तो जैसे कंठ से बोलेंगे तो कंठ से कौन कौन से बोलेंगे, एक तो का बोलेंगे, क। कंठ का मतलब होता है, कंठ का मतलब होता है जहाँ पे जो बीच होता है, गला होता है, गले के बीच से जो बात निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसको कंठ बोलते हैं। अल्प प्राण का मतलब कम ताकत लगा के, महाप्राण का मतलब ज्यादा हवा निकाल के। जैसे ख, तो खा में ज्यादा हवा निकलेगी मुंह से, तो का में कम निकलेगी, इसलिए अल्प प्राण। खा में ज्यादा निकलेगी महाप्राण। ऐसी सघोष, सघोष का मतलब घिसावट के साथ, घ घ घ ग, तो ग में जो है संघर्ष करना पड़ा, सघोष है, घिसावट हो रही है, ध्वनि भी निकलेगी, हवा भी निकलेगी, प्लस गर्माहट भी निकलेगी, तो उसको सघोष बोलते हैं। ग और घ, तो घा हो गया, उसमें ज्यादा ताकत लग रही है, घिसावट आ रही है, तो घा हो गया सघोष महाप्राण। और सघोष अल्प प्राण नासिक अंग, तो इंगा हो गया, इंगा। तो कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, क ख ग घ ङ। का कैसा है, अघोष अल्प प्राण है, और खा कैसा है, अघोष महाप्राण है। का में कोई किसी से संघर्ष नहीं कर रहा है, कोई किसी से घिसावट नहीं हो रही है। तो का और खा, तो यहाँ किसी भी, ना तो तालु का, ना जीवा का, ना ओष्ठ का, ना किसी का भी मूर्धा का, किसी का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे वाले पे जिस पे तालु बोलते हैं। तो तालु, तालु में क्या क्या आएगा, तालु के मुंह के भीतर की जो छत बताई थी, तो मुंह के भीतर का जो छत होती है उसका जो है, उसका अगला भाग से ये बात बोली जा, पिछले भाग से ये बात बोली जाती है, तो उसको तालु बोलते हैं। जैसे च, च, ये जीभ लग रही है, तो जीभ लग रही है तो ऊपर वाले हिस्से में लग रही है, दांतों के ऊपर जो होता है तालु, तो आगे की तरफ लग रही है, च च। फिर होता है छ, तो छ तो हो गया अघोष अल्प प्राण, और छ हो गया सघोष महाप्राण। ऐसी सघोष अल्प प्राण हो गया ज, ज ज, और नुक्ता वाला ज, और ये ज, और सघोष महाप्राण हो गया झ, झ, सघोष महाप्राण हो गया झ। और ऐसी ये हो गया अय्या, अय्या का मतलब अय्या, इसको बोलते हैं अय्या, चूलक यानी अय्या। अय्या नासिक का प्रयोग करते हुए जब बोलते हैं तो कम
उसको कम जो है ताकत लगाते हैं, कम हवा निकालते हैं पेट की, तो उसको बोलते हैं सघोष अल्प प्राण। घिसावट तो है ही है, अइया तो घिसावट तो है लेकिन वो कम है। कंठ हो गया, तालु हो गया। अब मूर्धन्य पे बात कर ले रहे हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। अभी जो बात कर रहे थे वो पिछले भाग की बात कर रहे थे। मूर्धन्य, मुंह की छत का पिछला भाग तालव्य, तालु, और अगला भाग मूर्धन्य। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ट, जो अघोष अल्प प्राण है। फिर आता है ठ, जो सघोष महाप्राण है। उसके बाद आता है ड, ड आता है सघोष अल्प प्राण। ड के बाद आता है फिर आपका ढाढक्कन और अड़ा खाली, ढाढक्कन और ढ, औड़ा, औड़ा भी आता है। ढाढक्कन आता है और ढक्कन के एक नीचे भी बिंदी लगती है। और अड़ा खाली भी आता है, अड़ा, अड़ा भी आता है। तो ये सघोष महाप्राण है, ढाढक्कन और ढाढक्कन के नीचे बिंदी, अड़ा और अड़ा भी है। आगे चलते हैं। मूर्धन्य हो गया। मूर्धन्य के बाद चलते हैं कि दंत्य पे बात चलती है। दंत्य का मतलब जो दांतों से बोले जाते हैं, ऊपरी दांतों के निकट से जिनकी हवा निकलती है ऊपर के दांतों के साथ, तो उसको दंत्य बोलते हैं, दंत्य वर्ण। तो दंत्य वर्ण का नाम क्या क्या है? तो उसमें त और थ। त होता सघोष अल्प प्राण, जिसमें कम जो है हवा निकले, त, और कम ताकत लगे, अघोष होता है। अल्प प्राण का मतलब कम ताकत के साथ, कम ताकत के साथ ज्यादा, कम ताकत के साथ घिसावट हो और कम वायु बाहर निकले, वो अल्प प्राण। त और थ, थ में ज्यादा निकलेगी। तो इसलिए सघोष और अघोष को हमें समझना है। सघोष और अघोष को हमें समझना है। तो अघोष अल्प प्राण और अघोष महाप्राण को भी समझना है। साथ ही साथ आगे हम चलते हैं त, थ, और अब चलते हैं द। तो द हो गया सघोष अल्प प्राण, और धा हो गया सघोष महाप्राण। धा धनुष हो गया सघोष महाप्राण। तो सघोष, अघोष, ये बात हमें याद रखनी है। अघोष का मतलब होता है कम वायु, वो कम घिसावट, और सघोष का मतलब होता है ज्यादा घिसावट। अल्प प्राण का मतलब होता है कम वायु को बाहर निकालना। महाप्राण का मतलब होता है ज्यादा वायु को बाहर निकालना। तो धाधनुष हो गया। धाधनुष के बाद फिर आ रहा है न, नानल हो गया। नांगनल हो गया सघोष अल्प प्राण नासिक्य वर्ण हो गया। नासिक्य वर्ण के बाद अब हम चलते हैं दंत के बाद ओष्ठ, जो दोनों ओठों से बोले जाते हैं, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ वर्ण। तो दोनों उससे बोले जाते हैं उसको ओष्ठ बोलते हैं। तो कौन कौन से बोले जाते हैं दोनों ओठों से? तो दोनों ओठों से बोले जाते हैं कौन कौन? तो प बोला जाता है, प, बोल के देखो आप स्वयं, प। फिर आता है फ, फ आता है सादा, और फ आता है नुक्ते वाला, अघोष महाप्राण। उसके बाद बावकरी आती है। बावकरी जो आती है वो आती है आपकी सघोष अल्प प्राण, और सघोष महाप्राण भावट्टी आती है। सघोष महाप्राण भावट्टी आती है। फिर मामच्छी आती है सघोष अल्प प्राण नाशक्य। तो इस तरीके से ओष्ठ हो जाता है कंप्लीट। ओष्ठ के बाद फिर तालव्य पे चलते हैं। तालव्य का मतलब होता है तालु, ऊपर भी बताया था मैंने। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है, उसको जो है तालु बोलते हैं, तो उसको तालव्य बोलते हैं। ठीक है, तो तालव्य पे चलते हैं। तो वहाँ तालव्य में कौन कौन से हैं? तालव्य में तो यहाँ पे ना तो अल्प प्राण है, ना ही महाप्राण है, तो सघोष नहीं है। ठीक है, केवल अघोष महाप्राण है। श, य और या, श और या, श यहाँ लिख सकता हूँ, श और या। एक सघोष अल्प प्राण है या, और जो तालव्य से बोला जाता है या। वैसे इसको रखते नहीं है, पर वहाँ थोड़ा सा इसको जो है उसको टच कर रहा है जीव, तो इसलिए इसको यहाँ रख लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। जो आगे है वर्तस्य है। वर्तस्य क्या होता है उसकी बात कर ले रहे हैं। वर्तस्य, वर्तस्य का स्थान दांत और मसूड़े के से मिला के बोला जाता है, उसको वर्तस्य बोलते हैं। दांत और मसूड़ा जब मिल जाता है तो उसको वर्तस्य बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे स, स अघोष महाप्राण है स,
तो अघोष महाप्राणय स, ये इसका है स, अघोष महाप्राणय स। और सघोष अल्प प्राणय रा और ला, रा और ला, बाकी के इसमें और कोई नहीं है। फिर चलते हैं दंतोष्ठ, दांत के ऊपर के दांत और निचला ओठ जब मिल जाते हैं, दांत और ओष्ठ मिल जाते हैं तो दंतोष्ठ बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। जब दांत प्लस ओठ मिल जाते हैं तो दंतोष्ठ बन जाता है। और वर्तस्य का मतलब दांत और मसूड़े जब मिल जाते हैं, इनकी सहायता से, मसूड़े की सहायता से कुछ बोला जाता है तो उसको वर्तस्य बोलते हैं। तो दंतोष्ठ में क्या क्या आता है, केवल वा आता है। और वा कैसा है, सघोष अल्प प्राण है। वा का मतलब सघोष अल्प प्राण है। वा संघर्ष करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है तो सघोष अल्प, सॉरी सघोष अल्प प्राण है। इसकी हम बात कर ले रहे हैं। सघोष अल्प प्राण है तो वा यहाँ पे हम इसको रख ले रहे हैं, सघोष अल्प प्राण को। तो ये यहाँ आ गया। आगे की बात और कर ले रहे हैं। वा के बाद फिर हम अब मूर्धन्य की बात कर ले रहे हैं। मूर्धन्य की जो है अघोष महाप्राण में आता है, मूर्धन्य में अघोष महाप्राण आता है, इसको अघोष महाप्राण आता है। तो अघोष महाप्राण में यहीं पे भी कहीं लिख लेते हैं मूर्धन्य में कि अघोष जो महाप्राण आता है वो श आता है, ठीक है। तो उसके बाद स्वर तंत्रीय जो बात कर ले रहे हैं, स्वर तंत्रीय इसका मतलब कंठ के भीतर से आवाज आती है जिसको स्वर तंत्रीय बोलते हैं। स्वर तंत्रीय जो कंठ के भीतर से आवाज आए, कंठ के भीतर से जो आवाज आए उसको स्वर तंत्रीय बोलते हैं। और जो कहाँ से है, सघोष महाप्राण में है। सघोष महाप्राण में बात है वो सघोष महाप्राण की बात है, सघोष महाप्राण। और ये वर्ड जो है वो है हा हलवाई, हा बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन की बात कर ले रहे हैं। उच्छिप्त का मतलब जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठाकर झटके के साथ नीचे लाई जाती है, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से, जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन वो कहलाते हैं जिनकी जो जीभ होती है झटके के साथ, जो जीभ हो ऊपर उठाकर झटके के साथ नीचे ले जाए, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण। तो ये सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण है। सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण है। तो इसको उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। स्वर तंत्रीय को कंठ के भीतर से आवाज आती है, स्वर तंत्रीय को, तो वो उसको हा हलवाई बोलते हैं। हलवाई कैसा है, सघोष महाप्राण का उसका क्रम वो है, अक्षर है। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी बात हमने करी है, पूरी बात। अनुस्वार का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है। अनुस्वार का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अनुस्वार का मतलब ये होता है, जैसे एक बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार है। विसर्ग का मतलब मैंने बता दिया, दो बिंदी। इनको बात आपको याद रखनी है कि क्या होता है ये। तो थोड़ी सी अगर बात और करना चाहें तो हम इस पे बात कर सकते हैं। जैसे अनुनासिक या अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, अनुनासिक में अंतर क्या है, इसकी और थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, फिर ये वाला पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार में नाक से कम हवा निकलती है, नाक से अधिक हवा सांस निकलती है, कम नहीं। अनुस्वार में नाक से अधिक सांस निकलती है, अधिक सांस निकलती है बोलते हुए। जैसे और
और और मुख से कम निकलती है, और मुख से कम निकलती है, और नाक से अधिक निकलती है, मुख से कम निकलती है। यही उसकी विशेषता है अनुस्वार की। जैसे अंग, जैसे मैंने लिखा अंग, अंग, अंक इत्यादि मैंने लिखा, ठीक है। जैसे भंग लिखा, भंग, और भी लिख दिया, अंश लिख दिया। तो इसमें क्या है, नाक से अधिक सांस निकलेगी और मुंह से कम निकलेगी। उसको क्या कहते हैं, उसको अनुस्वार कहते हैं। और इस पे क्या होता है, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ड पर एक बिंदु लगा दिया जाता है, और यह एक व्यंजन की ध्वनि होती है। अंग, अंग, भंग, अंश, ये व्यंजन की ध्वनि होती है, ठीक है। एक बिंदी लगा दी जाती है, और यह एक क्या है, यह एक व्यंजन की ध्वनि होती है, ये याद रखना है। ये एक व्यंजन की ध्वनि होती है। अनुनासिक पे क्या होता है, अनुनासिक पे ऐसा नहीं होता। अनुनासिक में बहुत कम सांस निकलती है नाक से। अगर इसकी तुलना इसके साथ करी जाए तो नाक से बहुत कम सांस निकलती है, बहुत कम सांस निकलती है। और क्या होता है, और मुंह से ज़्यादा निकलती है, मुंह से अधिक सांस निकलती है। ये बात हमें याद रखनी है। जैसे अगर कोई शब्द बोलूं मैं, जैसे कि गांव बोलूं, गांव, गांव, तो गांव, तो मुंह से ज़्यादा निकल रही है और नाक से कम। जैसे बोल दिया मैंने चिड़िया, चिड़िया, तो ये ज़्यादा इससे सांस निकल रही है मुंह से। और इसका जो चिन्ह होता है वो चंद्रबिंदी होती है। ये इसका चिन्ह है, ये इसका चिन्ह है चंद्रबिंदी का, ये इसका चिन्ह है, ठीक है। इतनी मैंने बात आपको बता दी। और थोड़ी सी और पहचानने की बात यह है कि जो जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों में ही कह सकते हैं, पेज को क्या बढ़ाओ, तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों में ही अनुनासिक का में ही अनुनासिक का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक नहीं, अनुस्वार का प्रयोग। ये वाली हमें बात याद रखनी है कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है। जैसे अंगुष्ठ, दंत, अंत, अंश, भंग, अंग, ये सारे क्या हैं, ये तत्सम शब्द हैं। अनुनासिक किस पे लगता है, तद्भव शब्दों पे लगता है। ये वाली बात रखनी है याद। अनुनासिक किस पे लगता है, तद्भव शब्दों पे लगता है, तद्भव शब्दों पर लगाया जाता है। ये वाली बात हमें याद रखनी है। तो तत्सम मैं बता दूंगा बाद में। वैसे तत्सम का मतलब होता है तत्सम शब्द और शब्द, और तद्भव ये और किसी चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, पर अभी जान लो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द। और तद्भव संस्कृत से शब्दों से, संस्कृत के शब्दों में थोड़ी बहुत बदलाव आ गया है, वो सारे शब्द तद्भव कहलाते हैं। तत्सम का मतलब संस्कृत के शब्द जैसे कि तैसे, वो है तत्सम। तो आज मैंने जो क्लास को मैंने आपको पढ़ाया है, मेरी क्लास होती है कंप्लीट। तो मैंने अभी वर्णों की व्याख्या की है, वर्णों की व्याख्या की है फुल। तो आप इसको अगर देख लेंगे तो पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्लास होती है ओवर क्लास 1, ठीक, क्लास 1 कंप्लीट होती है। तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जिससे आपको सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो। अगले सेशन में, अगली क्लास में इसी पे हम क्वेश्चन लेंगे। अगले सेशन जो होगा उस पर हम प्रश्न लेंगे, और प्रश्न लेंगे लास्ट तक, सारे प्रश्न करेंगे कि जो इस पे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आपका यूपीएससी के लिए
एससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, पुलिस के लिए, वनडे एग्ज़ाम में, एसएससी के लिए किसी में भी, और जिसमें भी आपकी हिंदी आएगी सब में ये काम आएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा होता है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक का अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।